Hello student, this is Vani from Video Gurukul. I am here to help you in coaching of 10th class. आज का हमारा लेसन है साइंस का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन. दिस इज़ लेसन नंबर 1 ऑफ साइंस. और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे गुरुकुल इंस्टीट्यूट का पार्ट बन जाइए. चलिए समझते हैं कि केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस क्या है. केमिकल रिएक्शन क्या है? लुक एट द थिंग्स अराउंड योर सेल्फ. अपने आसपास अपने नेचर में होने वाली चीज़ों को देखो. जैसे बर्निंग वुड. जब कभी भी कोई वुड बर्न करती है तो उसको क्या हेल्प मिलती है बर्न करने के लिए और वो किस स्टेट में चेंज हो जाती है. और बनाना रोटिंग. सबसे पहले बनाना जो था वो पहले बिल्कुल हार्ड था, उसके बाद वो एकदम से उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है, तो उसमें चेंजेस आते हैं. तो इसमें क्या ऐसी चीज़ है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से उसमें चेंजेस आए हैं. और मिल्क गोइंग सॉर, मिल्क चेंज हो जाता है. और कुकिंग फूड को आप कुक करते हो तो बिफ़ोर एंड आफ्टर उसमें क्या चेंजेस आते हैं. डाइजेशन ऑफ फूड. जब कभी भी आप खाना खाते हो तो वो किस तरह से सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाता है, उसको किसकी हेल्प से वो सिंपलर फॉर्म में चेंज होता है. और आयरन रस्टिंग. जैसे आयरन है, अगर कुछ देर के लिए इसे आप मॉइस्चर में रखोगे, एनवायरनमेंट में रखोगे, तो उसके ऊपर आपको ब्राउन कलर की लेयर दिखाई देती है जिसे हम रस्ट बोलते हैं. तो ये चेंजेस किसकी वजह से आते हैं और उसकी स्टेट पहले क्या थी, बाद में क्या हो जाती है, ये सब है केमिकल रिएक्शन. ये केमिकल रिएक्शन की वजह से ही होता है कि जो कोई भी चीज़ पहले किस स्टेट में थी लेकिन कुछ दिनों के बाद किसकी वजह से वो दूसरे स्टेट में चेंज हो जाती है, इसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं. Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. जब कभी भी कुछ भी किसी में केमिकल चेंज हमें दिखाई देता है तो हम कह सकते हैं कि उसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है. A process in which one or more substances, एक वो प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज़्यादा जो सब्सटेंसेस होते हैं जिसे हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, are converted to one or more different substances products is known as a chemical reaction. इसको हम chemical reaction कहते हैं. केमिकल रिएक्शन में जो स्टार्टिंग में जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो कंबाइन करके जिस दूसरे प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं, जिसकी स्टेट, कलर सब कुछ चेंज होता है, उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं. अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग चेंजेस. तो जो केमिकल रिएक्शन हो रही होती है जिसमें हमें जो प्रोडक्ट मिलता है कुछ चेंज आने के बाद, तो उसमें से क्या चेंजेस होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व करती है. तो या तो फिर चेंज इन स्टेट होगा, स्टेट में चेंज होगा. जैसे पहले वो प्रोडक्ट अगर लिक्विड में होगा तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा, और अगर वो रिएक्टेंट में लिक्विड होगा तो वो गैस में चेंज हो जाएगा. मतलब उसकी जो स्टेट है वो रिएक्टेंट में कोई और होगी और प्रोडक्ट में कोई और होगी. अगर वो रिएक्टेंट में सॉलिड होगा तो वो प्रोडक्ट में लिक्विड हो जाएगा, मतलब उसकी स्टेट एकदम से चेंज हो जाएगी. तो हम बोल सकते हैं कि इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है. या फिर वो कलर चेंज हो जाएगा. जैसे रिएक्टेंट में अगर वो रेड कलर का होगा तो वो प्रोडक्ट में येलो कलर का हो जाएगा. तो मीन्स उसके कलर में चेंज हो रहा है, तो हमें लग रहा है कि इसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है. इवोल्यूशन ऑफ ए गैस. या तो गैस इवॉल्व होगी. चेंज इन टेम्परेचर. या तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, पहले कुछ और टेम्परेचर होगा, बाद में कुछ और हो जाएगा. तो ये सब केमिकल रिएक्शन के चेंजेस हैं जो हमें दिखाई देते हैं प्रोडक्ट्स में, जब वो जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन करती हैं तो उनमें चेंजेस हमें दिखाई देते हैं. दिस इज़ केमिकल रिएक्शन. अब जैसे ये आप पिक देख रहे हो,
यहाँ पे एक बर्नर है और यहाँ पर एक मैग्नीशियम रिबन जो है वो होल्ड किया हुआ है और एक वॉच ग्लास है जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ से गिर रहा है। तो यहाँ पर देखिए बर्नर जो है वो मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहा है और यहाँ पे ग्लास में कलेक्शन हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो burning of magnesium ribbon in air and the collection of magnesium oxide in a watch glass। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पिक में दिस इज़ ए कॉनिकल फ्लास्क और कॉनिकल जो फ्लास्क है इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है और इसमें जिंक के ग्रैन्यूल्स हैं और यहाँ पर कॉक यूज़ कर रखा है ताकि अगर इनके रिएक्शन से जो गैस निकल रही है हाइड्रोजन गैस वो बाहर ना जा पाए। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस है जो कि इस दोनों की रिएक्शन से इवॉल्व हो रखी है। तो यहाँ पर है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक। तो दीज बोथ आर केमिकल रिएक्शंस, ये दोनों ही केमिकल रिएक्शंस हैं। और यहाँ पर देखिए पहले मैग्नीशियम जो रिबन था वो सॉलिड था, उसके बाद वो पाउडर में चेंज हुआ है और यहाँ पर ये दोनों जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रैन्यूल्स, ये दोनों जो है इनकी वजह से गैस इवॉल्व हो रही है। तो गैस प्रोड्यूस होना भी केमिकल रिएक्शन है। ये चेंजेस हैं जो हमें दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम रिबन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है? बर्नर से। बर्नर की जो फ्लेम है वो ऑक्सीजन दे रही है मैग्नीशियम रिबन को, जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। और सेकेंड पिक में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ कंबाइन करके बना रही है हाइड्रोजन गैस और जिंक सल्फेट। तो ये तो हो गई केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर देखिए जो मैग्नीशियम रिबन है और एयर में क्या है? ऑक्सीजन है। ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो यहाँ डिश में जो जिसकी फॉर्मेशन हो रही है वो एक वाइट पाउडर होगा, ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन जो जिसे फ्लेम से मिल रही है, ये दोनों कंबाइन करके बना रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि एक प्रोडक्ट है। तो हम मैग्नीशियम रिबन को Mg लिख सकते हैं जो कि एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। एयर को O और O2 डायटोमिक मॉलिक्यूल लिखते हैं जो कि स्टेबल है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम MgO, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है MgO। अब यहाँ पर देखिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं और हाइड्रोजन गैस और जिंक सल्फेट ये दोनों प्रोडक्ट हैं। तो ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं। और ये एरो है जो बता रहा है कि इन दोनों से क्या फॉर्मेशन हुई है, हाइड्रोजन गैस और जिंक सल्फेट की। अब इनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की है H2SO4, जिंक की है Zn, हाइड्रोजन गैस की है H और इसकी स्टेबल फॉर्म है H2, जिंक सल्फेट की है ZnSO4। Burning of magnesium ribbon in air and collection of magnesium oxide in watch glass, ये तो आपने देख लिया। तो इनको हम लिख सकते हैं Mg, अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करें तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इस यहाँ पे ये एरो है और ये चेंज हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड में। फॉर्मेशन ऑफ
hydrogen gas by the action of dilute sulfuric acid on zinc. तो हम इसे लिख सकते हैं H2SO4 प्लस ZnSO4 प्लस H2. ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, ये जिंक सल्फेट है, ये जिंक है और ये हाइड्रोजन है. तो ये दोनों हैं केमिकल इक्वेशन. ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये केमिकल इक्वेशन है. तो आपको अब यहाँ पे समझ आ गई होगी कि केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन में क्या डिफरेंस है. केमिकल इक्वेशन जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है. इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम सिंबल्स यूज़ करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन. तो केमिकल इक्वेशन इज़ ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. इसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, लेकिन उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम सिंबल्स यूज़ करते हैं, उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं. To make a chemical equation more informative, the physical states of reactants and products are mentioned along with their chemical formula. तो केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फिज़िकल स्टेट्स मेंशन करते हैं कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो सॉलिड में हैं, लिक्विड में हैं, गैस में हैं या फिर एक्विस है. एक्विस क्या होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज़ प्रेजेंट एज ए सॉल्यूशन इन वाटर, जिसमें वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है. सॉलिड को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड को हम L से करते हैं और गैस को हम G से करते हैं, एक्विस को हम AQ से करते हैं. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको समझ आ गया है कि क्या है, लेकिन बैलेंस्ड क्या है. The total mass or atoms of elements present in products of a chemical reaction has to be equal to the total mass and the atoms of the elements present in reactants. reactants में जो atoms का जो भी total mass है वो elements का same होना चाहिए products के elements से, and is also called balanced chemical equation. जैसे रिएक्टेंट का जितना भी मास है, जितना भी रिएक्टेंट में एलिमेंट्स हैं, जो भी उसका मास है वो प्रोडक्ट के एलिमेंट्स के इक्वल होना चाहिए, ना ही गेन होना चाहिए ना ही लॉस होना चाहिए. वाई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्यों यूज़ की जाती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? According to the law of conservation of mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. मास तो ना तो क्रिएट किया जाता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में. जितना भी मास रिएक्टेंट में है उतना ही मास प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है, ना ही गेन होता है और ना ही लॉस होता है. द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन. जो एटम्स हैं एलिमेंट के वो सेम रहते हैं. बिफोर मीन्स रिएक्टेंट में एंड आफ्टर मीन्स प्रोडक्ट में. हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस किया जाता है? जैसे हम एक केमिकल इक्वेशन ले लेते हैं जो बैलेंस नहीं है. आयरन प्लस वाटर H2O, आयरन का सिंबल है Fe, तो ये कन्वर्ट हो रहा है, जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वो है Fe3O4 प्लस H2. अब इस टेबल के हेल्प से हम समझते हैं कि इनमें ईच एलिमेंट जो है वो कितना कैरी कर रहा है एटम्स को. तो एलिमेंट हम ले लेते हैं. एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? जैसे हमारे पास है आयरन Fe, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. यहाँ पे भी आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो और नंबर ऑफ़ द एटम्स इन रिएक्टेंट्स में कितने एटम्स हैं इन सब के, और प्रोडक्ट्स में इन सब के कितने एटम्स हैं वो हम यहाँ लिखेंगे. तो रिएक्टेंट्स किस साइड है? लेफ़्ट हैंड साइड है, और प्रोडक्ट्स जो हैं वो हैं राइट हैंड साइड. जो रिएक्टेंट्स है वो लेफ़्ट हैंड साइड है और जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैं राइट हैंड साइड. अब यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो है Fe आयरन,
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, अब हम रिएक्टेंट्स में एटम्स देखते हैं आयरन के। आयरन में रिएक्टेंट में सिर्फ 1 है और प्रोडक्ट में 3 है, और हाइड्रोजन का रिएक्टेंट में 2 है और हाइड्रोजन का प्रोडक्ट में 2 है। ऑक्सीजन का रिएक्टेंट में 1 है और ऑक्सीजन का प्रोडक्ट में 4 नंबर है। It is often convenient to start balancing with the compound that contains a maximum number of atoms। तो हम उस कंपाउंड से स्टार्ट करें जो जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स होते हैं। तो सबसे ज़्यादा किस में है, तो ये है प्रोडक्ट साइड में, जहाँ पे ऑक्सीजन के 4 हैं। तो प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के 4 हैं, तो हम 4 ऑक्सीजन से ही स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास ये देखिए ये रिएक्शन है। अब यहाँ पर देखना है आपको कि यहाँ पर ऑक्सीजन की 4 हैं, और अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा जो रिएक्टेंट है वहाँ पर ऑक्सीजन का सिर्फ 1 है। तो यहाँ पर हमें 4 चाहिए ताकि ये प्रोडक्ट में जो 4 है उसके इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर हम किससे इसको मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर 4 आ जाए। तो अगर हम यहाँ पर 4 लिख देते हैं तो देखिए जो ये नंबर होगा वो, अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा H2O, H में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब यहाँ पर 1 है। और जो नंबर आप सबसे आगे लिखोगे वो नंबर जितने एटम्स यहाँ पर है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ पे 4 and 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 8 हो जाते हैं। और 4 ऑक्सीजन का 1 है, 4 1 ज़ा 4, तो ऑक्सीजन के 4 हो जाते हैं। अब हाइड्रोजन के यहाँ पे देखो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, ऑक्सीजन के 4 आ गए, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 4 आ गए, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के 8 हो जाते हैं, 4 2 ज़ा 8, और यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हैं। तो यहाँ पर हम और कहीं भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ एक जगह ही 2 है। तो 2 के साथ यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लिखें जो 2 से मल्टीप्लाई होके 8 आ जाए। तो अगर यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं तो यहाँ पर ये बन जाता है 8। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हो जाते हैं। अब रह गया आयरन। अब यहाँ पर आयरन देखिए 1 एटम है और यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखें नंबर कि ये 3 हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम 3 लिखते हैं तो देखिए आयरन का तो यहाँ पे 1 है, 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पे आयरन के 3 हो जाते हैं। आप देखिए ये बैलेंस हो जाती है। तो हमारी जो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है वो है 3 आयरन की, जो कि एक सॉलिड फॉर्म है, और ये ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो गई क्योंकि हमने इसकी फॉर्म्स भी लिख दी है। और H2O एक गैस में है। देखिए H2O होता है वाटर का फॉर्मूला होता है, अगर गैस में लिखा होता है इसका मतलब ये है कि ये स्टीम है, ठीक है। तो ये Fe3O4 सॉलिड में चेंज होती है और हाइड्रोजन गैस में चेंज हो रही है। सो दिस इज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलिए, जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसमें कुछ कंडीशंस भी होती हैं जिसकी वजह से वो जो इक्वेशन है वो कैरी करती है। जैसे समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव एंड बिलो द एरो इन द इक्वेशन। तो कुछ टेम्परेचर चाहिए होता है, प्रेशर चाहिए होता है, या कोई कैटलिस्ट चाहिए होता है जो कि उस रिएक्शन को आगे कैरी करता है और जिसकी वजह से वो रिएक्शन आगे चलती है। तो इसे हम कंडीशंस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर मिथेनॉल की फॉर्मेशन करती है, लेकिन ये तब फॉर्म करेगी जब इसको कंडीशन मिलेगी। और कंडीशन क्या है इसकी? 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब तक इसको ये प्रेशर नहीं मिलेगा ये मिथेनॉल की फॉर्मेशन नहीं करेगी। सो दिस इज़ द कंडीशन फॉर दिस रिएक्शन।
नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ मिलकर ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर की फॉर्मेशन करती है, लेकिन ये रिएक्शन तभी होगी अगर इसको कंडीशन मिलेगी। तो इसकी कंडीशन है सनलाइट और क्लोरोफिल। तो सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से ही ये रिएक्शन आगे कैरी फॉरवर्ड होगी। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल जो कि लीव्स में होता है, इसकी हेल्प से ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है, ऑक्सीजन और वाटर की फॉर्मेशन करता है। सो ये सब कंडीशंस होती है जो कि एक रिएक्शंस के लिए ज़रूरी होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलिए अब हम क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को हम क्लीन क्यों करते हैं एयर में बर्न करने से पहले? तो इसका आंसर है कि मैग्नीशियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल। व्हेन इट कीप इन एयर इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन मैग्नीशियम रिबन विच इज़ अनेबल टू बर्न। मैग्नीशियम बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, जिससे कि वो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और एक लेयर डिपॉजिट कर देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड के मैग्नीशियम रिबन पर, जिससे कि वो मैग्नीशियम रिबन जो है वो जल नहीं पाता। सो वी क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग टू रिमूव दिस ऑक्साइड। इसलिए हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं इस ऑक्साइड को रिमूव करने से इस ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए, जिससे कि वो एयर में अच्छे से बर्न हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन जो कि फॉर्म कर रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसकी केमिकल इक्वेशन क्या होएगी, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? हाइड्रोजन जो है वो H2 में होता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है। क्लोरीन भी जो है Cl2 की फॉर्म में होता है, तो ये फॉर्म करता है 2HCl। अब इन दोनों में देखिए हाइड्रोजन के 2 हैं, क्लोरीन के 2 हैं। 2 1 2 हाइड्रोजन के 2 हैं यहाँ पे, और 2 1 2 क्लोरीन के भी 2 हैं। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। ये फॉर्म कर रहा है बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगर हम इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करें तो बेरियम क्लोराइड है BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट है Al2SO4 एक्विस फॉर्म में है, बेरियम सल्फेट है BaSO4 और एल्यूमिनियम क्लोराइड है AlCl3। और ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है। बैलेंस्ड बनाने के लिए हमने इसको यहाँ पर बैलेंस कर रखा है। तो यहाँ पर देखिए जो बेरियम है वो सिंगल है, ये बैलेंस्ड है। क्लोरीन के 2 हैं, यहाँ पे क्लोरीन के 3 हैं, तो इस साइड क्लोरीन के ज़्यादा है। एल्यूमिनियम के 2 हैं, यहाँ पे एल्यूमिनियम के 1 है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का ज़्यादा है। और SO4 3 है, तो 4 3 12। तो यहाँ पर हमें SO4 यहाँ पे 4 है। अगर हम 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब मैक्सिमम नंबर जो वो इसका है रिएक्टेंट साइड में इस कंपाउंड का है। तो अगर 3 से करते हैं तो बेरियम के भी 3 हो जाते हैं, तो 3 हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए अगर 3 हम यहाँ मेंशन करते हैं, 3 2 6, तो एल्यूमिनियम के 6 हो जाते, क्लोरीन के 6 हो जाते हैं, और यहाँ पे क्लोरीन के 3 हैं। तो इसको 6 बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 को। 3 2 6, तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन जाती है। नेक्स्ट है सोडियम प्लस वाटर जो फॉर्म कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर सोडियम जो है वो सॉलिड में है, वाटर लिक्विड में है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक्विस में है, हाइड्रोजन जो है वो H2 की फॉर्म में होता है, डायटोमिक जो कि स्टेबल फॉर्म है, और ये गैस में है। अब इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए सोडियम 1 है, यहाँ पर भी सोडियम 1 है, हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 और 1 3 हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 हैं, राइट। यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन का 1 है। तो हमें प्रोडक्ट साइड से लेना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन के 3 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हैं,
तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3 आ जाए। अब 2 को अगर हम 1 से करते हैं तो 2 आएगा, 2 से करते हैं तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाते हैं। अगर यहाँ पर 4 हो जाते हैं हमारे हाइड्रोजन, तो हमें यहाँ पर भी 4 करने पड़ेंगे। 2 तो यहाँ पर है और यहाँ पर 1 है। अगर यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हो जाते हैं, 2 + 2 4, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 4 हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन को 4 करने के लिए हमने यहाँ पर 2 लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि 2 जो है वो ऑक्सीजन में भी एटम से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ 2 1 ज़ा 2, ऑक्सीजन के 2 हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस हो रही है 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पर सोडियम के 2 हैं, यहाँ पे सोडियम का 1 है, तो हमें यहाँ पे 2 मेंशन करना पड़ेगा। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी 2Na + 2H2O 2NaOH + H2। नेक्स्ट है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। A solution of barium chloride and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride। तो इसकी रिएक्शन होएगी बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट BaCl2 Na2SO4 दोनों एक्वस फॉर्म में होते हैं, और ये फॉर्मेशन कर रहे हैं वाटर रिएक्ट टू गिव, क्या दे रहे हैं, बेरियम सल्फेट BaSO4 जो सॉलिड फॉर्म में है, एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगाया है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सॉल्यूशन मीन्स ये एक्वस फॉर्म में होगा, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन ये भी एक्वस फॉर्म में है, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, ये दोनों एक्वस में हैं क्योंकि ये इसमें वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज़ हो रखा है, और ये एक सॉल्यूशन दे रहे हैं। सॉल्यूशन का मतलब ही होगा कि इसमें वाटर एज ए सॉल्वेंट होगा, तो एक्वस फॉर्म होगी और लिक्विड वाटर होगा। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस फॉर्म में, तो ये सोडियम क्लोराइड दे रहे हैं जो एक्वस फॉर्म में है, और वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है H2O। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कितने टाइप्स की होती हैं केमिकल रिएक्शंस? Chemical reactions involve the breaking and making of bonds between the atoms to produce new substances। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स में जो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक करते हैं या फिर वो बनते हैं, तो वो नए सब्सटेंसेस बनाते हैं प्रोडक्ट्स में। There are 5 basic types of chemical reaction। केमिकल रिएक्शन 5 टाइप्स की होती हैं, 5 बेसिक टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, सेकंड है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, और फिफ्थ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। चलिए अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन वर्ड से ही पता लग रहा है कंबाइन होना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है? व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस मीन्स एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स combine to form a single product, the reactions are called combination reaction, जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। सब्सटेंसेस 1 2 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा हो सकते हैं, एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस हो सकते हैं, और प्रोडक्ट जो होगा वो सिंगल होगा। तो दिस इज़ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड, या तो हम बोल सकते हैं कि रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज़ नोन एज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है 2 और मोर रिएक्टेंट से, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। तो अगर हम जनरली इसका रिएक्शन पैटर्न देखें तो A और B ये 2 सब्सटेंसेस हैं, रिएक्टेंट्स हैं, जो कंबाइन करके फॉर्म कर रहे हैं AB सिंगल प्रोडक्ट। तो दिस इज़ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो मोर एग्जांपल्स क्या हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के? जैसे बर्निंग ऑफ कॉयल।
अब यहाँ पे कार्बन है जो सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन जो वो गैस फॉर्म में है, दोनों जो हैं कंबाइन करके बना रहे हैं CO2 गैस. सो दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 and O2. H2 हाइड्रोजन और O2 ऑक्सीजन गैस के कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है H2O. तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने H2 और O2 H2O में बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के लिए हैं, तो यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है जो बैलेंस करके ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन रही है. अब यहाँ पर देखिए ये एक्टिविटी है, एक बीकर लिया हुआ है, उसमें वाटर है और कैल्शियम ऑक्साइड है. तो calcium oxide reacts vigorously with water to produce slaked lime. calcium hydroxide form कर रहा है and releasing a large amount of it. तो हीट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है. तो देखिए ये दोनों जो है एक बीकर में सिर्फ हमने इन दोनों को कंबाइन किया है. इन दोनों को कंबाइन करने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है जो कि जिसे हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, और इसके साथ हीट भी प्रोड्यूस हो रही है. तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है CaO जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, प्लस H2O वाटर लिक्विड फॉर्म में है. तो ये फॉर्म कर रहा है CaOH2. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये फार्मूला है जो एक्विस फॉर्म में है, मीन्स ये सोल्यूबल है और साथ के साथ हीट प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे. तो इसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं और इसको हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्लेक्ड लाइम, और कैल्शियम ऑक्साइड है क्विक लाइम. और ये रिएक्शन होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, 2 सब्सटेंसेस ज्वाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं और साथ में यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है. तो रिएक्शंस इन विच हीट इज़ रिलीज्ड along with the formation of products are called exothermic chemical reactions. वो रिएक्शंस, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें 2 सब्सटेंसेस या 2 से ज़्यादा एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, हीट प्रोडक्शन होना. A solution of slaked lime produced by the reaction is used for whitewashing walls. अगर यहाँ पे देखिए ये जो slaked lime बन रहा है इसका यूज़ क्या है, ये वॉल्स को वाइट वॉश करने के लिए यूज़ किया जाता है, पेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है. और अगर हम देखें कि 1 या 2 दिनों के बाद जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो वॉल पे यूज़ कर रखा है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, और वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा. और जो कैल्शियम कार्बोनेट है इट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर 2 or 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू दी वॉल्स. ये वॉल को शाइनी फिनिश देता है जो आफ्टर 2 or 3 days ये शाइनी फिनिश देता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है. तो ये हो गई एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. और ये पॉइंट आपने याद रखना है कि जो स्लेक्ड लाइम है वो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है और शाइन करने के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जो वॉल को शाइन देता है. और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट के साथ फॉर्मेशन के साथ हीट प्रोड्यूस हो रही है जिसकी वजह से ये जो बीकर है वो आपको गर्म फील होगा क्योंकि हीट प्रोडक्शन हो रही है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. सो इसके और एग्जांपल्स हम देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के जिसमें हीट प्रोडक्शन हो रही है. बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जैसे मीथेन है, CH4 गैस है और ऑक्सीजन है, अगर इसको हम बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी और वाटर, लेकिन ये गैस की फॉर्म में है, मीन्स स्टीम. तो यहाँ पे हीट प्रोडक्शन हो रही है, सो दैट्स वाई इट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो ये स्टीम है. रेस्पिरेशन देखिए ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. यहाँ पे रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है
वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और ऑक्सीजन कहाँ से आ रही होती है, जो एक्वस फॉर्म में होती है, सॉल्वेंट फॉर्म में होती है। तो ये फॉर्म करते हैं 6CO2, ये सॉल्वेंट फॉर्म है, एक्वस फॉर्म है, और 6H2O, और एनर्जी रिलीज़ हो रही है, और जो ये एनर्जी है इट इज़ रिलीज्ड एज ए हीट। सो दिस इज़ ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये रेस्पिरेशन प्रोसेस है। जो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन करती है, साथ के साथ एनर्जी रिलीज़ होती है, और ये जो एनर्जी होती है ये स्टोर्ड रिलीज्ड होती है एज ए हीट। सो इट्स अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस फॉर्म में होंगे, क्योंकि ये एक तरह से डिज़ोल्विंग फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। सो इसीलिए इनको हमने यहाँ पे एक्वस स्टेट दी हुई है। The decomposition of vegetable matter into compost is also an example of exothermic reaction. जैसे वेजिटेबल मैटर होते हैं उनका डिकम्पोजिशन होना, लेकिन डिकम्पोजिशन के लिए क्या होता है, माइक्रोब्स यूज़ होते हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं बॉन्ड्स को। वेजिटेबल जो मैटर है उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने के लिए क्या होता है, इन माइक्रोब्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी जब रिक्वायर्ड होती है तो जब प्रोडक्शन होती है सिंपलेस्ट फॉर्म में, कंपोस्ट जो ये कन्वर्ट करते हैं उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। सो दैट्स वाई इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के क्या एग्जाम्पल है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, रेस्पिरेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तीनों में ही हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती है, तो हमें डीकम्पोजिशन वर्ड से ही पता लग रहा है, ब्रेक डाउन। तो इन दिस रिएक्शन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव 2 और मोर प्रोडक्ट्स। इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है 2 और मोर प्रोडक्ट्स में। तो ये इसमें सिर्फ रिएक्टेंट सिंगल होगा और प्रोडक्ट्स जो होंगे वो 2 और मोर होंगे। और decomposition reactions require energy either in form of heat, light or electricity for breaking down the reactants. Decomposition reactions को energy की requirement होती है, या तो heat की form में, या light की form में, या electricity की form में। और ये क्यों required होते हैं, reactants को break down करने के लिए। तो reactions in which energy is absorbed are known as endothermic reactions। वो reactions जिसमें energy absorb की जाती है उसे हम कहते हैं endothermic reactions। When a decomposition reaction is carried out by heating, it is known as thermal decomposition। वो reactions जिसमें जो कैरिड आउट होती है हीट से उसे हम थर्मल डीकम्पोजिशन बोलते हैं। थर्मल मीन्स हीट, जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है एज ए एनर्जी, उसे हम थर्मल डीकम्पोजिशन कहते हैं। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं और थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं। तो इसका जनरल जो पैटर्न होगा वो होगा, एक सिंगल प्रोडक्ट जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है A+B में। ये सिंगल प्रोडक्ट जो है, सिंगल जो सब्सटेंस है वो ब्रेक डाउन हो रहा है A+B में, और यहाँ पर रिक्वायर्ड हो रही है एनर्जी किसकी फॉर्म में, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। अब यहाँ पर देखिए ये एक पिक्चर है, और इस पिक्चर में क्या है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स चेंजेस। यहाँ पे फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैं इस टेस्ट ट्यूब में। ये जो क्रिस्टल्स हैं ये वाटर को लूज़ कर देते हैं, और जब हीट किए जाते हैं बर्नर के थ्रू, और कलर ऑफ द क्रिस्टल्स चेंज। जब ये वाटर लूज़ कर देते हैं तो इनका कलर चेंज हो जाता है, और इट देन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। तो ये डिकम्पोज हो जाती है फेरिक ऑक्साइड में, सल्फ़र डाइऑक्साइड में और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में। तो यहाँ पर हमें पता लग गया है कि इस
जो ये रिएक्शन है वो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जिसमें टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट है जिसको बॉइलिंग ट्यूब में रखा गया है और बर्नर की हेल्प से इसको बर्न किया गया है, और फिर इससे स्मेल भी आ रही है और साथ के साथ क्रिस्टल्स का कलर चेंज हो रहा है। तो फेरस सल्फेट जो है वो डिकम्पोज हो रहा है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 में। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और ये फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड है। दिस इज़ ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस जो है वो ब्रेकडाउन हो रहा है 2 और मोर सब्सटेंसेस में। और ये थर्मल डिकम्पोजिशन है क्योंकि यहाँ पे हीट रिक्वायर्ड हो रही है, इसे हीट किया गया है। सो दिस इज़ ए थर्मल डिकम्पोजिशन। Decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating. अब यहाँ पर देखिए ये सेकेंड एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का, जिसमें कैल्शियम जो कार्बोनेट है एक सॉलिड फॉर्म में है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है। और यहाँ पे इसे हम कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी कहते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम बोलते हैं। और ये रिएक्शन में एनर्जी जो है इन फॉर्म ऑफ हीट यूज़ हो रही है इस रिएक्शन को कैरी करने के लिए। सो दिस इज़ ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन और ये थर्मल डिकम्पोजिशन होएगी। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो कैल्शियम ऑक्साइड है जो क्विक लाइम है इसका यूज़ क्या है, यूज़ किया जाता है इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। तो ये आपने याद रखना है कि फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट वी यूज़ क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। अब इस एक्टिविटी में देखिए एक बर्नर है और यहाँ पे एक बॉइलिंग ट्यूब है, इसमें लेड नाइट्रेट डाला हुआ है और इसे होल्ड किया हुआ है। और लेड नाइट्रेट जो होता है वो एक हीट यहाँ पे डिकम्पोज हो रहा है हीट से लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। सो दिस इज़ ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और ये एक डिकम्पोजिशन होगी रिएक्शन और थर्मल डिकम्पोजिशन है क्योंकि एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट यूज़ हो रही है, बर्न किया जा रहा है। और यहाँ पर सिंगल सब्सटेंस से 2 और मोर 3 सब्सटेंसेस जो होते हैं वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो फॉर्म हो रही हैं। सो दिस इज़ लेड नाइट्रेट PbNO3 एंड PbO लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ऑक्सीजन इज़ O2। नेक्स्ट एक्टिविटी है जिसमें हमने चाइना डिश ले रखी है, उसमें सिल्वर क्लोराइड है और ये सिल्वर जो क्लोराइड है वो सनलाइट की हेल्प से चेंज हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है सिल्वर और क्लोरीन में। और फिर इस रिएक्शन को कैरी करने के लिए जो एनर्जी यूज़ हो रही है वो है सनलाइट। सो दिस इज़ ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्योंकि एक सिंगल जो सब्सटेंस है वो 2 सब्सटेंसेस में डिकम्पोज हो रहा है। और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि जो एनर्जी है वो एज ए सनलाइट यूज़ हो रखी है, लेकिन ये थर्मल नहीं है क्योंकि यहाँ पर हीट यूज़ नहीं हो रखी है। जहाँ पर हीट यूज़ हो रखी है वो एंडोथर्मिक भी है लेकिन वो थर्मल भी है क्योंकि थर्मल का मीनिंग ही हीट होता है। लेकिन अगर सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी एज एनर्जी यूज़ हो रखी है तो वो सिर्फ एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। तो वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। नेक्स्ट है सिल्वर ब्रोमाइड जो सिल्वर ब्रोमीन में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर भी सनलाइट की एज एनर्जी यूज़ हो रखा, सनलाइट एज एनर्जी यूज़ हो रखा है। तो सो दिस इज़ ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी क्योंकि यहाँ पे सनलाइट यूज़ हो रखी है। देखिए नेक्स्ट हमारे एक्टिविटी है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में इलेक्ट्रो का मतलब होता है करंट और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में करंट से मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन। तो यहाँ पर
क्या है इस एक्टिविटी में, क्या यूज़ हो रखा है। सबसे पहले प्लास्टिक मग ले रखा है जिसमें वाटर डाला गया है। वाटर जो होता है प्योर वाटर वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसीलिए यहाँ पे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डालेगी। आप कोई भी एसिड डाल सकते हो उसकी कंडक्टिविटी बनाने के लिए। और इसमें क्वेश्चंस हैं कि व्हाट हैपन्स इन ईच केस एंड विच गैस इज़ प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब्स। तो यहाँ पर जब ये सॉल्यूशन और एसिड और वाटर डाला गया तो यहाँ पर 2 ग्रेफाइट रोड्स यूज़ कर रखी हैं और इन ग्रेफाइट्स रोड्स के ऊपर टेस्ट ट्यूब्स जो है वो इन्वर्ट करके रखी गई हैं और इनमें भी ये सॉल्यूशन है। और यहाँ पर 6 वॉट की बैटरी यूज़ हो रखी है और यहाँ पे ये करंट पास करने के लिए स्विच है। तो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो जिस ग्रेफाइट रोड के साथ अटैच होगा वो एज ए कैथोड होगी और जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो जिस ग्रेफाइट रोड के साथ अटैच होगी वो एज ए एनोड होगी। तो यहाँ पर जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पे गैसेस फॉर्मेशन होगी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब ये जो गैसेस हैं जैसे 2H2O, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होता है, 2H2O लिक्विड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड जो होते हैं वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका रेशियो है 2:1, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि किस टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस आती है। तो हाइड्रोजन किस टेस्ट ट्यूब में आएगी और ऑक्सीजन किस टेस्ट ट्यूब में आएगी। देखिए जो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है जो एज ए कैथोड है, हमेशा जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं चार्जेस। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी। तो हाइड्रोजन का जो है वो है पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगी, मतलब पॉजिटिव कैथोड की तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस होगी। और ऑक्सीजन है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करती है, तो ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव चार्ज एनोड के पॉजिटिव चार्ज के साथ अट्रैक्ट होगी। तो वो टेस्ट ट्यूब जिसमें एनोड है, जिसमें एज ए एनोड है ग्रेफाइट रोड, वहाँ पर ऑक्सीजन होगी। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का अमाउंट जो है वो डबल है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल होता है उसमें अगर उसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है वाटर की तो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो होती है 2:1। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे और ऑक्सीजन का 1 होगा। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डबल है, तो इसीलिए जब रिएक्शन ये कैरी होगी हाइड्रोजन का अमाउंट जो होगा वो ऑक्सीजन से डबल होगा। सो व्हाट हैपन्स इन ईच केस, हर केस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होगी और कैथोड जो कैथोड है इलेक्ट्रोड वहाँ पर हाइड्रोजन गैस होगी, एनोड पे ऑक्सीजन गैस होगी। तो ये यहाँ पे गैसेस प्रेजेंट होगी। दिस इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस क्या है, टेक अबाउट 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड इन ए टेस्ट ट्यूब, add 1 gram of ammonium chloride and mix with the help of a glass rod. Touch the bottom of the test tube with your palm and what do you feel? Is this an exothermic or endothermic reaction? तो देखिए यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब जो होगी वो कोल्ड होगी, वो ठंडी होगी। क्यों ठंडी होगी? क्योंकि जो रिएक्शन है किस में रिएक्शन है, बेरियम हाइड्रोक्साइड में और अमोनियम क्लोराइड में, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी यूज्ड होती है इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन यहाँ पे हीट जो है वो एब्जॉर्ब की जा रही है ड्यूरिंग एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो देयर इज़ फॉल इन टेम्परेचर, इसलिए यहाँ का इसका जो टेम्परेचर है वो फॉल हो रहा है।
राइट। तो इसकी इक्वेशन होगी BaOH2 NH4Cl, जिसके 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, BaCl2 2NH3 प्लस 2H2O। और यहाँ पे हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। सो दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है अ सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। ये हम पहले कर चुके हैं कि वाइट वॉशिंग के लिए एक सब्सटेंस उन्होंने बोला है कि X यूज़ हो रखा है। सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस, एक सॉल्यूशन का सब्सटेंस। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखना कि नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो वह सब्सटेंस X क्या है? X क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो the substance X which is used in white washing is calcium oxide quicklime and its formula is CaO। ये substance है जो कि white washing के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द रिएक्शन ऑफ ए सब्सटेंस X नेम्ड इन वन अबव विथ वाटर। तो इसकी वाटर के साथ रिएक्शन जब होती है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है एक्वस फॉर्म में, और यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रही है। तो ये स्लेक्ड लाइम है जो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन वो सब्सटेंस जो यूज़ किया जाता है इस रिएक्शन में वो है कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये थोड़ा क्वेश्चन घुमाने वाला है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से करना। नेक्स्ट है वाई इज द अमाउंट ऑफ द गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जो हमने किया गया है, उसमें जो गैस कलेक्ट हुई है टेस्ट ट्यूब्स में, तो उसमें वन टेस्ट ट्यूब की जो गैस है वो डबल ऑफ द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड इन अदर। नेम दिस गैस। तो ये गैस कौन सी है? तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या था, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो होते हैं वो डिसोशिएट होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो इनकी रेशियो है 2:1 और यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। सो 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen. So the amount of the hydrogen gas and the oxygen gas formed are always in ratio of 2:1. Therefore, the amount of the gas collected in first test tube is double the amount of the gas collected in second test tube. तो इसीलिए हाइड्रोजन गैस जो होगी वो डबल होएगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन। अब ये क्वेश्चन जो है इसमें अब जैसे आपने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कर रखी हैं, अगर हम इनको बिल्कुल ध्यान से देखें इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, तो देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रहा था। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस रिलीजेस हीट। यहाँ पे हीट रिलीज हो रही थी और कॉजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स एरिया टू राइज। हीट रिलीज होने से क्या हो रहा था, जो इसकी सराउंडिंग्स थी वो गर्म हो रही थी, टेम्परेचर उसका राइज हो रहा था, एंड वार्म्स वट एवर इज़ अराउंड इट, और सब गर्म कर रहा था जो इसके अराउंड हो रहा था। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि आपको थोड़ा गर्म फील होता है और इसमें हीट रिलीज़ होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है हीट एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब होने से जो इसके सराउंडिंग है वो कूल्स हो जाता है, टेम्परेचर जो होता है वो लो हो जाता है क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो यहाँ पे रिलीज़ और एब्जॉर्ब में एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में आपने ध्यान रखना है। और इनके एग्जांपल्स क्या हैं ये आपसे क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, एग्ज़ाम में भी पूछ सकते हैं। और इसका एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का जलना, क्योंकि उसमें भी हीट रिलीज़ हो रही है एज अ गैस गेट हीटेड एंड इट इज़ बर्निंग एंड गिविंग अस हीट, और हमें हीट देता है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है अ मेल्टिंग ब्लॉक ऑफ आइस कूल्स द एरिया अराउंड इट एज इट एब्जॉर्ब्स हीट टू मेल्ट, क्योंकि ये हीट एब्जॉर्ब करता है मेल्ट होने के लिए, इसीलिए अपना जो ये एरिया है उसको वो कूल करता है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। थर्ड वन हमारी जो रिएक्शन है टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है? व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स। जब कोई एलिमेंट किसी कंपाउंड से उसका दूसरा एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसमें एक सिंगल एलिमेंट किसी कंपाउंड से उसके एलिमेंट को निकाल देता है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और इसका जनरल पैटर्न है, देखिए यहाँ पे सिंगल एलिमेंट है, ये एक कंपाउंड है BC, तब यहाँ से वो एक निकाल देगा, तो यहाँ पर हो जाएगा AC प्लस B या B प्लस AC। तो यहाँ से इसने एक सिंगल B निकाल दिया और ये दोनों कंबाइन हो गए। सो दिस इज़ द जनरल रिएक्शन पैटर्न। अब जैसे आपकी जो एक्टिविटी है उसमें देखिए, ये एक टेस्ट ट्यूब है और यहाँ पर एक स्टैंड है और थ्रेड से 2 आयरन नेल्स यहाँ पे हैंग की गई है, जो कि एक सॉल्यूशन में डिप की गई है, वो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन में जब ये आयरन नेल्स डाली गई तो क्या होता है, तो ये एक्टिविटी 1 है। तो देखिए 2 में क्या हो जाता है, जो आयरन नेल्स हैं वो कुछ देर के बाद ब्राउन हो जाती है। आयरन नेल्स टेकन आउट फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो उसका कलर देखिए चेंज हो जाता है, ये ओरिजिनल है जो पहले थी, और उसके बाद उसका ब्राउन हो जाता है। और जो सॉल्यूशन है, जब ये एक्टिविटी स्टार्ट की गई तब ये कुछ ब्लू कलर का था, उसके बाद ये सॉल्यूशन फेडेड हो गया है, अब इसका कलर चेंज हो गया है एक्टिविटी के बाद। तो ये रिएक्शन मिक्सचर है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं इसकी, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में आयरन है Fe जो सॉलिड है, और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला गया है जो एक्वस है, क्योंकि ये डिज़ोल्विंग फॉर्म में है सॉल्यूशन, जिसमें एज ए वाटर सॉल्वेंट यूज़ कर रखा है। तो ये फेरिक सल्फेट बनाता है और कॉपर बनाता है। तो यहाँ पे ये फेरिक सल्फेट FeSO4 और यहाँ पे कॉपर आ जाएगा। तो ये इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड एंड रिमूव्ड अनदर एलिमेंट। अब आयरन ने दूसरे कंपाउंड से एलिमेंट को रिमूव कर दिया गया है और कॉपर को रिमूव कर दिया है फ्रॉम द कॉपर सल्फेट, एंड दिस रिएक्शन इज़ नोन एज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के। और यहाँ पे जिंक है जो सॉलिड फॉर्म में है और कंपाउंड है कॉपर सल्फेट एक्वस का, और ये फॉर्म करता है ZnSO4 और कॉपर को अलग कर रहा है जो कि सॉलिड में है। दिस इज़ ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और नेक्स्ट है लेड है और कॉपर क्लोराइड है जो एक्वस फॉर्म में है, ये लेड क्लोराइड की फॉर्मेशन करता है और कॉपर की फॉर्मेशन करता है। सो दिस इज़ ऑल्सो ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं दूसरे कंपाउंड से कॉपर को अलग कर रहे हैं। दैट मीन्स ये दोनों एलिमेंट्स इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए ये इसको इससे अलग कर रहे हैं। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमें पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक सिंगल एलिमेंट जो है वो कंपाउंड से उसके दूसरे एलिमेंट को अलग कर रहा है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में हम सिंगल एलिमेंट यूज़ नहीं करेंगे। रिएक्टेंट में 2 एलिमेंट्स होंगे, 2 कंपाउंड्स होंगे, एलिमेंट्स नहीं होंगे। तो यहाँ पर है कि रिएक्शंस इन विच देयर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। वो रिएक्शन जिसमें आयंस की एक्सचेंज हो रखी है रिएक्टेंट्स में, उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलेंगे। तो आयंस का एक्सचेंज होगा तो आयंस तो पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे, दैट मीन्स कि कंपाउंड्स यूज़ हो रखे हैं। तो अ रिएक्शन इन विच द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ 2 आयनिक कंपाउंड्स, तो रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट्स में 2 आयनिक कंपाउंड्स होंगे, वो अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे और फॉर्मेशन करेंगे प्रोडक्ट को। देखिए इसका जनरल रिएक्शन पैटर्न क्या है। AB अगर कोई कंपाउंड है और CD कंपाउंड है, तो A D के साथ रिएक्ट करेगा और B C, जो बाहर के हैं वो दोनों एलिमेंट्स रिएक्ट करेंगे और अंदर के दोनों रिएक्ट करेंगे। तो इसका बन जाएगा AD प्लस CB या BC, राइट। दिस इज़ ए जनरल पैटर्न। अब देखिए एक्टिविटी है, टेस्ट ट्यूब है,
जिसमें है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, और एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें है सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। तो ये दोनों रिएक्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, Na2 और Cl2 ये दोनों कंबाइन करेंगे तो 2NaCl बन जाता है, और यहाँ पर SO4 और Ba ये दोनों कंबाइन करेंगे तो BaSO4 बेरियम सल्फेट बन जाता है। सो दिस इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इस डिस्प्लेसमेंट में क्या है, वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होएगी BaSO4, ये इसका वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होंगे, और बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 2 नेगेटिव एंड Ba2 पॉजिटिव, Ba2 पॉजिटिव है और SO4 2 नेगेटिव है, ये दोनों रिएक्ट करके वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करेंगे। जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो इनसॉल्यूबल होते हैं। सो एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस प्रोड्यूसेस इनसॉल्यूबल सॉल्ट्स, ये सॉल्ट्स जो होते हैं वो इनसॉल्यूबल होते हैं, हमें प्रेसिपिटेट्स दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पे सेटल डाउन है, तो दीज आर प्रेसिपिटेट्स, सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो हमारी जैसे ये क्वेश्चन है कि एक्टिविटी हमने कर रखी है, वेयर यू हैव मिक्स द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, तो व्हाट वाज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड। जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो जो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी उनका कलर क्या होगा। कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड, क्या उस कंपाउंड का नाम बता सकते हो। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एंड इज दिस आल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसका आंसर है जो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी उसका कलर होगा येलो, दैट इज़ ऑफ येलो कलर, एंड द कंपाउंड जो प्रेसिपिटेट होगा वो है लेड आयोडाइड, ये कंपाउंड प्रेसिपिटेट होगा लेड आयोडाइड। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, यहाँ पे जो लेड नाइट्रेट है वो कंबाइन करता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ। अब पोटेशियम PbI और NO3K, तो KNO3 होगा और PbI होगा, और ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो दिस इज PbI और KNO3 Bc, राइट। तो इज दिस ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यस इट इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो AB, और यहाँ पर ये जो है ये बैक इसके साथ कंबाइन करेगा, अंदर के अलग फॉर्मेशन कंपाउंड की करेंगे और बाहर के अलग करेंगे। तो जो अंदर के जो बाहर के हैं वहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्टिंग का लेड लेंगे PbI2, उसके बाद यहाँ से हम सबसे पहले K लेंगे, उसके बाद वो फर्स्ट वाले के इससे एलिमेंट से ज्वाइन करेगा। सो दिस इज़ ए रिएक्शन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और नेक्स्ट है, इज दिस ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यस इट इज़ ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है, सो दिस इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और ये इनसॉल्यूबल होते हैं। फिफ्थ टाइप है हमारी केमिकल जो इक्वेशन रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन में देखिए ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से ही आपको आइडिया मिल जाना चाहिए कि ऑक्सीजन को गेन करना, ऑक्सीजन का गेन करना या हाइड्रोजन को निकालना, ये होती है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को गेन करना, तो रिडक्शन में क्या हो गया, ऑक्सीजन को लॉस करना, ऑक्सीजन का लॉस होना, और गेन ऑफ हाइड्रोजन, अगर ऑक्सीजन का लॉस होगा तो हाइड्रोजन गेन होगा। सो दिस इज़ रिडक्शन। और हम इनको सिंपल वे में समझ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन को गेन करना, ऑक्सीजन गेन हो रही है, और या फिर अगर ऑक्सीजन गेन नहीं हो रही तो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, दिस इज़ ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या होगा, या तो हाइड्रोजन गेन होगी, अगर हाइड्रोजन गेन ना हो रही हो तो या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो रही होगी, तो दिस इज़ द रिडक्शन। कि इन दोनों में से कोई भी केस हो सकता है, उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और इन दोनों में अगर कोई भी केस होता है उसको हम रिडक्शन बोलेंगे।
तो जैसे हमारी एक्टिविटी है, ये बर्नर है और यहाँ पर ऊपर एक चाइना डिश यूज़ कर रखी है और उसमें कॉपर पाउडर है। तो ये ट्राइपॉड स्टैंड है। तो जब आप इसे बर्न करोगे तो क्या होगा, तो देखिए बर्न करने के लिए इसको ऑक्सीजन मिल रही है कॉपर को, तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये मॉलिक्यूल यूज़ होता है ऑक्सीजन का, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और यहाँ पे हीट यूज़ हो रही है और जो ब्राउन कॉपर है वो चेंज हो रहा है ब्लैक कॉपर ऑक्साइड में। सो इफ़ हाइड्रोजन गैस इज़ पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, अगर ये जो हीटेड मटेरियल के ऊपर हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन, तो ब्लैक कोटिंग जो होगी वो ब्राउन में चेंज हो जाएगी। एंड एज अ रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ऑक्सीजन एज ए डायटोमिक मॉलिक्यूल यूज़ हो रहा है क्योंकि ये स्टेबल फॉर्म है, तो ये कॉपर ऑक्साइड फॉर्म बना रहा है। अब यहाँ पे कॉपर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर हाइड्रोजन पास करते हैं तो क्या हो जाता है, रिएक्शन रिवर्स हो जाती है, हमें कॉपर मिल जाता है। जैसे कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म करेगा, तो ये लूज़ कर रहा है ऑक्सीजन को लूज़ कर रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। तो यहाँ रिडक्शन हो रही है तो कॉपर बन रहा है और H2O हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है और यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। सो ये रिवर्स है, दोनों में हीट यूज़ हो रही है, तो ब्लैक ब्राउन में चेंज हो रहा है। अगर हम इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो देखिए कॉपर ऑक्साइड H2O जो है वो चेंज हो रहा है, H2 जो है वो चेंज हो रहा है H2O में, यहाँ से ऑक्सीजन ले रहा है ये, तो यहाँ पे H2 ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो इसीलिए ऑक्सीडेशन में चला गया। कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन को लूज़ कर रहा है, इसीलिए ये रिडक्शन में चला गया। तो यहाँ ऑक्सीडेशन और यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। और इसी तरह जो कॉपर है ये ऑक्सीजन के यूज़ कर रहा है और ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो copper oxide is losing oxygen and is being reduced, and the hydrogen is gaining oxygen and is being oxidized. In other words, one reactant gets oxidized while the other gets reduced. तो इसमें एक reactant oxidized हो रहा है, ये oxidized हो रहा है और दूसरा reduced हो रहा है। तो such reactions are called oxidation reduction reactions। इन दोनों को हम इनको बोलेंगे हम oxidation और reduction reaction, क्योंकि इसमें दोनों ही हो रहे हैं, ये दोनों हो रहे हैं, तो उनको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। रिडॉक्स में देखो दोनों आ जाते हैं, रिडक्शन RED रिडक्शन, OX ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए एग्जाम्पल्स क्या है रिडॉक्स रिएक्शन में। हमारे पास इक्वेशन है, जिंक ऑक्साइड है, कार्बन है, जिंक है और कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहा है। अब इस रिएक्शन में देखिए जो कार्बन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है। और जिंक ऑक्साइड जो है वो जिंक में चेंज हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि रिडक्शन हो रही है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। और यहाँ पे MnO2 प्लस 4HCl, ये MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ देखिए यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रही है, दैट मीन्स हाइड्रोजन रिमूव होके यहाँ पे क्लोरीन की फॉर्मेशन हो रही है, दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। और यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीजन की रिमूवल है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। तो ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी क्या है कि जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहा है। सो इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड एज इट्स गेनिंग ऑक्सीजन एंड फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हम एक्टिविटी पहले कर चुके हैं।
तो इस एक्टिविटी में क्या था, मैग्नीशियम जो है ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा था, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है या ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ? तो इस रिएक्शन का जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं हमारी लाइफ में, हमारी एवरीडे लाइफ में? तो इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं? फर्स्ट वन इज़ कोरोजन. कोरोजन क्या होता है? व्हेन ए मेटल, जब कोई भी मेटल is attacked by a substances around it such as moisture, acids, air, it is said to corrode, and this process is called corrosion. The black coating on silver and the green coating on copper are examples of corrosion. तो corrosion क्या होता है? जब कोई भी मेटल किसी भी सब्सटेंस जैसे मॉइस्चर, एसिड्स या एयर के कांटेक्ट में आता है, तो ये सब इसको क्या करते हैं? कोरोड कर देते हैं, और इस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं. इसको कोरोड का मतलब इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. जब कोई भी मेटल इन सब चीज़ों के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर, एसिड्स और एयर, तो इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं मेटल को. जैसे ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, आपने देखा होगा कि जो सिल्वर है कुछ देर के बाद वो ब्लैक होनी स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वो एक तरह से मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है, तो वो उसको ब्लैक कर देती है. और जैसे ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर के ऊपर जैसे ग्रीन कोटिंग हो जाती है, तो ये क्या है? ये सब एग्जांपल है कोरोजन, क्योंकि ये सब एनवायरनमेंट में जो मॉइस्चर, एसिड्स और एयर हैं, इनके कांटेक्ट में आने की वजह से इनका ये सब होता है, जो इनको डैमेज कर देते हैं. ये ब्लैक कोटिंग जो सिल्वर पे है और ये ग्रीन कोटिंग कॉपर है, ये इनको डैमेज करते हैं. और सेकंड वन है कि रस्टिंग इज़ ए स्पेशल केस ऑफ कोरोजन. रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो एक स्पेशल केस है कोरोजन का. जैसे रस्टिंग अकर्स ओनली ऑन आयरन सरफेसेस, ये सिर्फ आयरन के सरफेस पे ही होती है. व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू ह्यूमिडिटी फॉर ए लॉन्ग पीरियड, अगर कोई भी आयरन किसी भी मॉइस्चर एनवायरनमेंट में रहे, ह्यूमिडिटी में रहे कुछ लंबे टाइम के लिए, तो उसके ऊपर रस्ट आनी शुरू हो जाती है ब्राउन कलर की. एंड ड्यू टू रस्टिंग आयरन गेट्स वीक, और उस रस्टिंग, ब्राउन रस्टिंग की वजह से क्या हो जाता है? आयरन थोड़ा वीक हो जाता है. आपने देखा होगा कि जिसके ऊपर ज़्यादा रस्ट हो जाती है वो एकदम से क्रैक हो जाती है. तो रस्ट इज़ यूजुअली अ डीप ब्राउन एंड ऑरेंज इन कलर. रस्ट ज़्यादातर क्या होता है? डीप ब्राउन होते हैं और ऑरेंज इन कलर होते हैं. एंड द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन. ये कोरोजन के दूसरे एग्जाम्पल्स हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोरोजन, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की वजह से होता है. क्योंकि ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन, ये सब जो मॉइस्चर, एसिड्स और एयर हैं, ये सब इनके कांटेक्ट में आते हैं मेटल और आयरन के, जो इसको वीक कर देते हैं. और जो फॉर्मेशन है, जैसे ये अपनी फॉर्मेशन दिखाते हैं एज ए ब्लैक कोटिंग और ग्रीन कोटिंग और रस्ट की फॉर्मेशन के रूप में. और नेक्स्ट है रेंसिडिटी. रेंसिडिटी क्या होती है? इट इज़ ऑलवेज एसोशिएटेड विद फूड प्रोडक्ट्स के साथ एसोशिएट होती है दैट कंटेन ऑयल एंड फैटी एसिड्स, जिसमें ज़्यादातर ऑयल और फैटी एसिड्स होता है. एंड व्हेन दीज फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोज टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब ये जो ऑयल और फैटी एसिड्स के जो फूड प्रोडक्ट होते हैं, अगर ये एयर के कांटेक्ट में रहे ज़्यादा टाइम के लिए, दे गेट ऑक्सीडाइज्ड, ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं एंड लीड टू बैड टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड. तो जो फूड का जो टेस्ट है वो बहुत बैड हो जाता है और स्मेल भी आनी स्टार्ट हो जाती है. तो इसको हम बोलेंगे रेंसिडिटी. और usually substances which prevent the oxidation are added to foods containing fats and oil. लेकिन हम इस चीज़ को रोक सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करके, जो कि प्रिवेंट करती है ऑक्सीडेशन प्रोसेस को, जो कि इन फूड में स्टार्ट हो जाता है अगर ये ज़्यादा देर के लिए एयर की कांटेक्ट में आए. Right? So this is all about the effects of oxidation reaction in our everyday life. And the next one जो point है रेंसिडिटी का, वो है चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स
with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized. वो ज़्यादातर जो चिप्स मैन्युफैक्चर्स होते हैं, आपने देखा होगा जो चिप्स का बैग जो पैकेट होता है वो फ्लफ़ी होता है क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है, और वो जो गैस होती है वो उसको प्रिवेंट करती है चिप्स को ऑक्सीडाइज्ड होने से, नहीं तो उसमें से स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है और फूड जो होता है वो ख़राब हो जाता। तो उस चीज़ को बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट जो यूज़ कर रखा है नाइट्रोजन, जो प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस को। तो हमारे क्वेश्चंस हैं, Why does the color of the copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? तो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है वो फेडेड हो जाता है जब आयरन नेल इसमें डिप की जाती है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि when an iron nail dips into the solution of copper sulfate, then iron displays copper from copper sulfate. आयरन जो होती है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देती है क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव है, और बिकॉज आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, Therefore the color of the copper sulfate solution changes from blue to green. इसीलिए जब वो डिस्प्लेस करती है उसमें से कॉपर को, तो सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है, ये ब्लू से ग्रीन में चेंज हो जाता है। और रिएक्शन है आयरन और कॉपर सल्फेट है, ये सॉलिड में या एक्वस फॉर्म में है, तो ये FeSO4 और कॉपर की फॉर्मेशन कर रहा है। तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन गिवन इन एक्टिविटी। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है, कंपाउंड के आयनिक कंपाउंड्स के आयन्स का एक्सचेंज। तो अब जैसे हमने एक्टिविटी में किया था पीछे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का, तो दूसरी रिएक्शन है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का। तो ये सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन कर रही है, तो दोनों के आयन्स एक्सचेंज हो रहे हैं NaGCl और NaNO3, तो इन दोनों की रिएक्शंस हो रही हैं। नेक्स्ट है The above reaction is double displacement reaction. In this reaction, sodium chloride and silver nitrate are both in aqueous form में है, जैसे कि वो पीछे की एक्टिविटी में थे। After the exchange of the ion, sodium nitrate and a white precipitate of silver chloride are formed. इसके white PPTs बनते हैं, precipitates बनते हैं। So this is double displacement reaction. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब ऑक्सीडाइज्ड का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन को गेन करना और हाइड्रोजन का रिमूवल होना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो गेन हो रहा है और हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रहा है। तो रिडक्शन में क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन गेन हो रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए सोडियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके बनाते हैं Na2O। तो यहाँ पे सोडियम ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो ये ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो ये गेन करना ऑक्सीडाइज्ड है, तो सोडियम गेन्स ऑक्सीजन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू सोडियम ऑक्साइड, वाइल ऑक्सीजन लूजेस ऑक्सीजन एंड गेट्स रिड्यूस्ड। ये रिड्यूस हो रहा है क्योंकि लूज़ कर रहा है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है ये लूज़ कर रहा है ऑक्सीजन को लूज़ कर रहा है, तो ऑक्सीजन को लूज़ करना क्या है, रिडक्शन, और H2 जो है वो क्या कर रहा है, वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो गेन करना ऑक्सीडेशन। तो ये रिडक्शन में जा रहा है, ये ऑक्सीडेशन में जा रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूसेस ऑक्सीजन एंड गेट्स रिड्यूस्ड टू कॉपर, एंड हाइड्रोजन गेन्स ऑक्सीजन एंड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू H2O वाटर। चलिए अब ये था हमारा कंप्लीट डिस्कशन ऑफ चैप्टर। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। इनमें से कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, और रिएक्शन है लेड ऑक्साइड रिएक्ट कर रही है कार्बन के साथ और फॉर्मेशन कर रही है लेड की और कार्बन डाइऑक्साइड की। अब इन चारों स्टेटमेंट्स में कौन सी इनकरेक्ट है, तो ऑप्शंस है 1A या B, 2
ए या फिर सी, 3A, B या C ऑप्शंस, या 4 या ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। तो सबसे पहले देखते हैं लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। अब यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट में लेड अकेला नहीं है, तो ये क्या है, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्टेंट में नहीं है और वो प्रोडक्ट में है, तो ऑक्सीडेशन भी नहीं हो रही है, क्योंकि हमने सिर्फ रिएक्टेंट साइड में देखना है कि कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कौन सा रिड्यूस्ड हो रहा है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। अब यहाँ पर देखिए कार्बन इज गेटिंग ऑक्सी मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को ये गेन कर रहा है, यस गेन कर रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है, तो ये करेक्ट है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। अब लेड ऑक्साइड, यहाँ पे लेड है, यस ये लूज़ कर रही है ऑक्सीजन को, यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, सो यहाँ पे रिडक्शन चल रही है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हुई, ए और बी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी का, ये इसका आंसर होगा ए और बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फेरिक ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन की फॉर्मेशन कर रहा है। तो हमने ये बताना है कि जो अबव रिएक्शन है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, टू रिएक्टेंट्स जो हैं, टू सब्सटेंसेस जो हैं वो सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, टू कंपाउंड्स हैं लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट है और एक कंपाउंड है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में ये डिकम्पोज हो जाता है एक सिंगल कंपाउंड, लेकिन यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक कंपाउंड और एक एलिमेंट है, टू सब्सटेंसेस हैं, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये डिस्प्लेसमेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट दूसरे कंपाउंड में से एक एलिमेंट को अलग कर रहा है, सो दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। AlO3 प्लस Fe आयरन को ये अलग कर रहा है, सो दिस इज़ ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एल्यूमिनियम जो है वो मोर रिएक्टिव है देन आयरन, सो इट डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम फेरिक ऑक्साइड टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट Al2O3. Next question, what happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings? Tick the correct answer. जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो आयरन फिलिंग्स पे ऐड किया जाता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, या फिर क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, या नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, या आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। तो इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो क्या है, आयरन जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रही है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये बना रही है FeCl2 प्लस H2 की फॉर्मेशन कर रही है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड जो होंगे वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पे आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। Next question is, what is the balanced chemical equation? Why should chemical equation be balanced? Balanced chemical equation क्या होती है? Balanced chemical equation क्या है? The chemical equation in which total number of atoms of each element should be equal on both the sides of a chemical equation. अब केमिकल इक्वेशन के बीच में एक एरो आता है, तो एरो का साइन एक तरफ होता है कि फॉर्मेशन जो होगी वो रिवर्सिबल नहीं होगी, तो उस एरो के दोनों साइड्स, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं उन दोनों में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, इसको हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस क्यों होनी चाहिए, तो इसका आंसर ये है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन neither be created nor destroyed in chemical reaction। तो केमिकल रिएक्शन में मास तो ना तो
क्रिएट किया जाता है, ना तो वो अपनी मर्ज़ी से बढ़ाया जाता है, ना ही उसको अपनी मर्ज़ी से हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो जितना ही रिएक्टेंट साइड में है वो उतना ही प्रोडक्ट साइड में फॉर्म होता है। सो दिस मीन्स दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, दोनों का इक्वल होना चाहिए। Next question is translate the following statements into a chemical equation then balance them. तो हमने इनको ट्रांसफ़र करना है और फिर बैलेंस करना है। हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अब इसका है हाइड्रोजन गैस H2 है और नाइट्रोजन N2 है, दोनों कंबाइन करके NH3 की फॉर्मेशन करते हैं और बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 यूज़ किए हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S और ऑक्सीजन O2, तो ये H2O प्लस SO2 की फॉर्मेशन करते हैं और ये फिर हमने इसको बैलेंस किया है। और थर्ड है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो इसका है बेरियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 3 है, तो ये फॉर्म करता है AlCl3 और BSO4। अब देखो इनको बैलेंस किया गया है। अगर आपको बैलेंस करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और आपको उसका जवाब ज़रूर मिल जाएगा। नेक्स्ट है पोटाशियम जो मेटल है वो रिएक्ट्स कर रहा है वाटर के साथ और फॉर्मेशन कर रहा है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की और हाइड्रोजन गैस की। पोटाशियम और वाटर है और ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है और ये हाइड्रोजन गैस, और इनको हमने बैलेंस कर रखा है। ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर आपको बैलेंस करने में कोई दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। अब इन केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है। अब यहाँ पर देखिए HNO3 है, COH2 है, CNO3 2 एंड H2O। पहले दोनों साइड में हम चेक करेंगे। तो हमने चेक करके क्या किया, तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हमने 2 यहाँ पे लगाया और यहाँ पर हमने 2 हाइड्रोजन लगाया। देखिए यहाँ पे 2 क्यों यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर 2 यूज़ करेंगे तो वो 4 हो जाएंगे। अगर 4 हो गए यहाँ पे 2 करके 4 हो गए, लेकिन यहाँ पे 3 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 4 करने हैं, तो 4 करने के लिए यहाँ पे हमने 2 लगाया, तो 2HNO3 और यहाँ पे 2H2O आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। अब यहाँ पर जो NaOH और H2SO4 है, Na2SO4 और H2O, यहाँ पर हमने 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ किए हैं NaOH के और H2SO4, Na2SO4 प्लस 2H2O। ऐसे ही NaCl, AgNO3 है, AgCl और NaNO3। अब यहाँ पर देखिए सोडियम का 1 है, यहाँ पर भी सोडियम का 1 है, क्लोरीन का 1 है, यहाँ पे भी क्लोरीन का 1 है, सिल्वर का 1 है, यहाँ पे भी सिल्वर का 1 है और NO3 1 है, यहाँ पे भी NO3 1 है। तो यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ये बैलेंस्ड है। और यहाँ पे Ba1, यहाँ पे भी 1, Cl2, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे H2 है, लेकिन यहाँ पे H है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, SO4 है। अब देखिए यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 1 1 है, इसका मतलब यहाँ पे इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे 2 लाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये हो गई। अगर आपको बैलेंस करने में दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। कार्बन हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो इसकी केमिकल इक्वेशन है COH2 प्लस CO2 प्लस CaCO3 प्लस H2O। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। अब यहाँ पे देखिए कैल्शियम का 1 है, कैल्शियम का 1 है, ऑक्सीजन के 2 है, 2 2 4 और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3 और 1 4। उसके बाद हाइड्रोजन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं,
कार्बन का 1 है, कार्बन का 1 है और ऑक्सीजन के तो हो चुके हैं। तो दिस इज़ ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट है जिंक है जो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके जिंक नाइट्रेट और सिल्वर की फॉर्मेशन कर रही है। तो Zn और सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3 और यहाँ पे जिंक नाइट्रेट और सिल्वर। तो यहाँ पे हमने 2 का यूज़ कर रखा है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के 6 हैं, तो 6 बनाने के लिए हमने यहाँ 2 लिए हैं। अगर 2 ऑक्सीजन को इंक्रीज़ करने के लिए 2 लगाया है तो सिल्वर भी इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे भी 2 यूज़ किया। दिस इज़ ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, तो वो फॉर्म कर रही है एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। सो यहाँ पे एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड और यहाँ पे 2AlCl3 प्लस 2Cu। अब यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम 1 था, तो यहाँ पे हमने 2 एल्यूमिनियम के यूज़ इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे कॉपर के 2 क्लोरीन के 2 थे और यहाँ पे क्लोरीन के 3 थे, राइट। तो क्लोरीन के हमने इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे 3 यूज़ किया है और क्योंकि कॉपर भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो रखा है तो 3 2 6 यहाँ पे जो है वो क्लोरीन है और 3 2 6 यहाँ पे क्लोरीन है। कॉपर 3 यूज़ कर रखा है, कॉपर 3Cu और एल्यूमिनियम के यहाँ पे 2 हैं। सो दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड है BaCl2, पोटाशियम सल्फेट है K2SO4, तो उसका बेरियम सल्फेट प्लस KCl। अब यहाँ पे KCl इसलिए यूज़ है क्योंकि K2 है और यहाँ पे क्लोरीन के भी 2 हैं। So this is a balanced chemical equation. Next है write the balanced chemical equation for the following and identify the type of the reaction in each case. हमें इक्वेशन लिखनी है और बताना है कि रिएक्शन कौन सी है। तो पोटाशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, तो ये फॉर्म कर रही है पोटाशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। तो इसकी रिएक्शन क्या है, पोटाशियम ब्रोमाइड है KBr और बेरियम आयोडाइड है BaI2, ये दोनों एक्विस में हैं और ये फॉर्म कर रही हैं पोटाशियम आयोडाइड 2Ki और BaBr2। तो हमने इसको बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ पे यूज़ किया है और 2 यहाँ पर यूज़ कर रखा है। सो दिस इज़ ए केमिकल इक्वेशन। जिंक कार्बोनेट जो है वो फॉर्म कर रही है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, हमने इसमें टाइप ऑफ द रिएक्शन भी बताना है। तो दिस इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों हुई है, क्योंकि आयंस के एक्सचेंज हुए हैं, आयंस एक्सचेंज Ki और BaBr, तो ये आयंस एक्सचेंज हुए हैं तो इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो नेक्स्ट है जिंक कार्बोनेट जो है वो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहा है। तो जिंक कार्बोनेट है ZnCO3, तो ये एक तरह से डिसोशिएट हो रहा है ZnO में और CO2 में। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है क्योंकि एक कंपाउंड जो है वो डिसोशिएट हो रहा है बिकॉज सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू 2 सिंपलर प्रोडक्ट्स ZnO और CO2। नेक्स्ट है हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वो ज्वाइन करके क्या फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड की। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन है वो 2HCl बना रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। तो ज्वाइन करने से पता लग रहा है 2 एलिमेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं, तो कौन सी रिएक्शन हुई है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बिकॉज 2 or more एलिमेंट्स और रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। नेक्स्ट है मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो ज्वाइन करके क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये जो है ये कौन सी रिएक्शन है, क्योंकि इसमें एक सिंगल एलिमेंट है और एक कंपाउंड है, तो ये रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट और कंपाउंड है। बिकॉज मैग्नीशियम इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इसलिए वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। सो दिस इज 8th क्वेश्चन एंड द 9th वन इज व्हाट डज वन मीन
बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस गिव एग्जांपल्स। हम ये पीछे कर चुके हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, हीट रिलीज होती है और ये अपने सराउंडिंग के एरिया का टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है जिससे हमें गर्म फील होता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस एब्जॉर्ब्स हीट एंड कूल्स द सराउंडिंग एरिया। ये हीट को एब्जॉर्ब करता है इसलिए सराउंडिंग एरिया को कूल डाउन करता है। एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। एज अ गैस गेट हीटेड इट इज़ बर्निंग एंड गिविंग अस हीट, क्योंकि ये गैस जो है वो हीट हो रही है और ये एक बर्निंग प्रोसेस है इसलिए हमें गर्म फील होता है। और मेल्टिंग ब्लॉक ऑफ आइस कूल्स द एरिया अराउंड इट एज इट एब्जॉर्ब्स हीट टू मेल्ट। तो यहाँ भी मेल्टिंग ब्लॉक ऑफ आइस है जो कि एरिया को कूल कर देता है क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं? देखिए, रेस्पिरेशन जो है इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज एनर्जी इज़ रिलीज्ड एज हीट, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है जो कि एटीपी की फॉर्म में स्टोर्ड होती है सेल्स में, जो फर्दर यूटिलाइज होती है और ये एक हीट की फॉर्म में होती है, इसलिए हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इन रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज दे बोथ आर रिएक्टेंट्स एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये दोनों रिएक्टेंट्स होते हैं और ऑक्सीजन जो होती है वो एंटर्स करती है बॉडी व्हेन एन ऑर्गेनिज्म ब्रीथ्स एंड द ग्लूकोज इज़ फॉर्म ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ फूड। तो इसमें ग्लूकोज जो होता है ये फूड की जब डाइजेशन होती है तब फॉर्म होता है। ऑक्सीजन जो होता है जब हम इनहेल करते हैं ब्रीथिंग में तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। तो ये दोनों रिएक्टेंट्स जो कंबाइन करके फर्दर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करती है और उसके साथ एनर्जी रिलीज होती है। तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्या होती है? द प्रोडक्ट्स ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच आर वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये दोनों वेस्ट होते हैं एंड द एनर्जी और हीट इज़ ऑल्सो रिलीज्ड। इसमें एनर्जी और हीट रिलीज होती है, इसीलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होगी, इक्वेशन क्या होगी? तो ये ग्लूकोज H6H12O6 6O2, तो 6CO2 + 6H2O और साथ के साथ एनर्जी रिलीज होती है इन फॉर्म ऑफ हीट। Next is why are the decomposition reactions called the opposite of combination reactions and write the equations for these reactions। तो decomposition reactions होता है जिसमें breakdown होता है और combination reactions में क्या होता है, मतलब कंबाइन होना। तो ब्रेकडाउन मीन्स किसी भी कंपाउंड से किसी एलिमेंट को निकालना, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में एलिमेंट्स का ज्वाइन करना। अब यहाँ इसका आंसर है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 or more reactants combine to form a single product along with the release of large amount of heat। तो यहाँ पे हीट की रिलीज़ होएगी और दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज्वाइन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, सॉलिड होएगा और इसमें हीट रिमूव होएगी। तो ये रिलीज़ हो रही है हीट, तो इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। Where is in decomposition reaction a single reactant breaks down into 2 or more simpler products and for this reaction energy is required either in the form of heat, light and electricity। Decomposition reactions का मतलब होता है breakdown। तो यहाँ पे जो compound है तो ये कंपाउंड है जो ब्रेकडाउन होगा लेकिन इसमें हीट की रिक्वायरमेंट होएगी और क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट है जिसमें हीट रिक्वायर्ड होगी एज एन एनर्जी, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन होगा और ये ब्रेकडाउन होगी CaO + CO2 में। सो दिस इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड विच वन एंडोथर्मिक जो होगी वो रिएक्शन होगी लेकिन ये थर्मल डिकम्पोजिशन होगा क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो है वो ऐसे हीट यूटिलाइज की गई है। Next question is write one equation each for the decomposition reactions where the energy is supplied in the form of heat, light and electricity। अब यहाँ पर रिएक्शन है decomposition reactions का। एग्जाम्पल फेरिक सल्फेट है तो ये Fe2O3 SO2 + SO3 और इस रिएक्शन में हीट रिक्वायर्ड होती है। और यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड है, ये सिल्वर और क्लोरीन में चेंज हो रहा है और इसमें सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है।
नेक्स्ट इज़ 2H2 है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो 2H2 प्लस O2 की फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है. सो दिस इज़ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, light and electricity. This is a decomposition reaction. Next question is, what is the difference between displacement and double displacement reactions? Write the equations for these reactions. तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड में से उसके एलिमेंट को अलग कर रहा है. डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दोनों कंपाउंड्स के आयंस का एक्सचेंज होना. तो देखिए, displacement reaction, when an element displaces another element from its compound, a displacement reaction occurs. अब जैसे यहाँ पे आयरन है, तो ये कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके आयरन फेरिक सल्फेट और कॉपर की फॉर्मेशन कर रहा है. कॉपर को अलग कर रहा है क्योंकि आयरन इज़ मोर रिएक्टिव. नेक्स्ट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ द आयंस आर एक्सचेंज्ड इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. तो Na2Cl और BaSO4, तो ये इसकी फॉर्मेशन होगी यहाँ पे. दिस इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो रखा है कंपाउंड्स में. Next question is, in the refining of silver, the recovery of the silver from silver nitrate solution involved displacement by copper metal. Write down the reaction involved. तो इसके लिए कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व कर रही है, तो यहाँ पे देखिए ये सिल्वर नाइट्रेट है और ये कॉपर के साथ फॉर्म कर रही है CuNO3 2 एक्विस फॉर्म में और 2Ag. ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. दिस इज सिल्वर नाइट्रेट, copper nitrate and silver. Next question is, what do you mean by the precipitation reaction and explain by giving examples. Precipitation reactions क्या होती है, तो precipitation reaction क्या है, those reaction in which reactants react to form an insoluble solid, जिसमें reactants जो होते हैं वो दोनों combine करके एक insoluble solid जो soluble नहीं होता वो उसकी फॉर्मेशन करता है, उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं. दैट सेपरेट्स फ्रॉम द सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. एक इनसॉल्युबल सॉलिड होता है जिसे हम प्रेसिपिटेशन या प्रेसिपिटेट कहते हैं. जैसे वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड अलॉन्ग विद द सोडियम क्लोराइड बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड. अब इसकी रिएक्शन देखिए, ये सोडियम सल्फेट है, ये बेरियम क्लोराइड है, तो ये क्या बना रही है, ये बना रही है BaSO4 और 2NaCl. आप देखिए Na और Cl और BaSO4, तो ये आयंस का एक्सचेंज है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और यहाँ पे प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही है. और ये सोडियम सल्फेट है, ये बेरियम क्लोराइड है, ये बेरियम सल्फेट है और ये सोडियम क्लोराइड है. तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन हो रखी है. सो ब्लू प्रेसिपिटेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड along with the sodium sulfate by the reaction of copper sulfate solution with sodium hydroxide solution. तो ये दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें ब्लू प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रखी है. तो यहाँ पर हमने सोडियम सल्फेट की जगह कॉपर सल्फेट ले रखा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो CuOH2 और Na2SO4 की फॉर्मेशन हो रही है. और यहाँ पर जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है वो ब्लू प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन कर रहा है. तो ब्लू प्रेसिपिटेट जो है उसकी फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है. Next question is, explain the following in terms of gain and the loss of oxygen with 2 examples each. जैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इन दोनों को एक्सप्लेन करना है. तो ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन आपको पता है ऑक्सी से कि ये गेन ऑफ ऑक्सीजन है और लॉस ऑफ हाइड्रोजन है. तो ऑक्सीजन इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन एंड लॉसेस हाइड्रोजन. एंड द नेक्स्ट इसका जो एग्जाम्पल है, इसके 2 एग्जाम्पल्स देने हैं. देखिए कॉपर है तो ये ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. और यहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट है इस रिएक्शन को कैरी करने के लिए. तो इन दिस रिएक्शन कॉपर गेन्स ऑक्सीजन एंड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू कॉपर ऑक्साइड. नेक्स्ट है मैग्नीशियम है, इसमें भी ऑक्सीडेशन हो रही है और ये MgO की फॉर्मेशन कर रहा है. और इन दिस रिएक्शन इट गेन्स ऑक्सीजन एंड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड और हीट की रिक्वायरमेंट है.
रिडक्शन क्या है? रिडक्शन इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे गेन हो रही है, तो रिडक्शन में क्या होगा? ऑक्सीजन का लॉस होगा और गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन एंड गेन्स हाइड्रोजन। तो इसके एग्जांपल्स हैं, कॉपर ऑक्साइड है, और ये जब हाइड्रोजन इसके ऊपर पास होती है तो कॉपर अलग हो जाता है, लॉस कर देता है, और यहाँ पे H2O हाइड्रोजन जो है वो वाटर में चेंज हो जाता है, हीट की रिक्वायरमेंट है। तो इन दिस रिएक्शन कॉपर लॉसेस ऑक्सीजन एंड गेट्स रिड्यूस्ड, ये ऑक्सीजन को लॉस करता है और रिडक्शन होती है यहाँ पर। नेक्स्ट है जिंक ऑक्साइड जो है वो कार्बन के साथ रिएक्ट करके जिंक और CO की फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे जिंक जो है वो ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है, इसलिए यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस हो रही है। तो इन दिस रिएक्शन जिंक loses oxygen and gets reduced. So this is all about the oxidation and the reduction with 2 examples of each. Next question is, a shiny brown colored element X on hitting in air becomes black in color. Name the element X and the black colored compound formed. तो इसका जो आंसर है वो है कि अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X इज़ कॉपर मेटल। वो एक कॉपर मेटल है। ऑन हीटिंग इन एयर इट गेट्स ऑक्सीडाइज टू फॉर्म अ ब्लैक कलर्ड कंपाउंड कॉल्ड कॉपर ऑक्साइड। जब ये हीट होता है एयर में तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है ब्लैक कलर्ड कंपाउंड में, जिसे हम बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। तो इसकी केमिकल इक्वेशन है कॉपर प्लस ऑक्सीजन CuO। ये हीट की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। अब जैसे हमने पीछे हमने पढ़ा था कि जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं, ये आर्टिकल्स जो होते हैं इन पे रस्ट लग जाती है, तो इस रस्ट को प्रिवेंट करने के लिए हम उन पे पेंट लगाते हैं। तो इसका आंसर है कि वी अप्लाई पेंट ऑन द आयरन आर्टिकल्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग व्हेन द सरफेस ऑफ द आयरन इज पेंटेड। जब ये पेंट हो जाता है तो इट सरफेस डज नॉट कम इनटू कांटेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर। तो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आता आयरन, क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है पेंट की, एंड विच कॉज द रस्टिंग। तो हैंस रस्टिंग इज़ प्रिवेंटेड, क्योंकि ये जो एयर और मॉइस्चर हैं जो कॉज करते हैं रस्टिंग आयरन पे, ये इस लेयर की वजह से जो आयरन है वो प्रिवेंट हो जाता है, क्योंकि ये लेयर जो होती है ये कांटेक्ट नहीं होने देती मॉइस्चर को और एयर को आयरन के साथ। तो रस्टिंग जो होती है वो प्रिवेंट की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ पेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन वाई। अब जैसे हमें पता है कि ऑयल और जो फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स हैं, अगर हम इसको ज़्यादा देर के लिए लंबे टाइम के लिए एयर के कांटेक्ट में रखें तो ये फूड आइटम्स में से क्या हो जाता है, स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है और ये ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए हम कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जो ऑयल जिनमें ऑयल और फैट होता है, उनको हम प्रिजर्व करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करते हैं। लेकिन जब ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो इनको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं कि इनमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, इसकी वजह से ख़राब हो जाते हैं। लेकिन जब हम एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करेंगे इनमें तो ये ज़्यादा देर तक हम इनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो ऐसी जैसे चिप्स आइटम्स होती हैं उसमें हम नाइट्रोजन फिल करते हैं, क्योंकि वो एक ऑयली और फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स होती हैं। नाइट्रोजन की वजह से वो सेफ़ रहती हैं और ज़्यादा देर तक हम उनको स्टोर कर सकते हैं। तो इसका आंसर है in the presence of oxygen in air, the oil and fats present in fatty food are oxidized to the compounds which have bad smell। कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो जाता है कि वो फैटी फूड जिनमें ऑयल और फैट्स होते हैं वो उनमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाती है और वो ऐसे कंपाउंड बन जाता है जो कि जिनमें बैड स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। तो यूजुअली सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर एडेड टू द फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। तो वो सब्सटेंसेस जो हैं जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं उनको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि इन फूड आइटम्स में डाले जाते हैं। सो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स फ्लश्ड विद नाइट्रोजन एज इट रिमूव्स ऑल द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन फूड। क्योंकि ये इसीलिए फ्लश किए जाते हैं नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि ये जो भी उसमें ऑक्सीजन होती है
वो सब रिमूव कर देते हैं. एंड बाय फ्लशिंग द ऑयल एंड द फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स विद द नाइट्रोजन एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट एंड इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड. क्योंकि इनको रिमूव कर देते हैं ऑक्सीजन को पैकेट में से, और जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होती और वो काफ़ी लंबे टाइम तक प्रिजर्व रह सकते हैं. So this is all about the oil and fat containing food items are flushed with nitrogen. तो इसका ये आंसर था. The last question is explain the following terms with one example each. तो हम ये पहले कर चुके हैं. corrosion और rancidity क्या होती है. तो corrosion क्या था, एक बार दोबारा से देख लेते हैं. When a metal is attacked by a substance around it such as, जब कोई भी मेटल किसी भी सब्सटेंस के साथ कांटेक्ट में आए या फिर मॉइस्चर, एसिड्स या एयर के, तो वो क्या कर देते हैं, उस मेटल को कोरोड कर देते हैं और इसे हम बोलेंगे corrosion. जैसे ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर. कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि सिल्वर, कोई भी आप कुछ भी सिल्वर की कोई भी चीज़ बनाते हो, अगर उस चीज़ को हम ज़्यादा देर तक एयर में रखते हैं तो वो ब्लैक होनी स्टार्ट कर देती है. तो ये ब्लैक कोटिंग ही corrosion है. एंड ग्रीन कोटिंग ऑन द कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग हो जाती है जब वो एयर के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा देर तक रहे, तो दिस इज़ ए corrosion. रस्टिंग जो होती है वो आयरन के केस में होती है और ये स्पेशल केस है corrosion का. रस्टिंग अकर्स ओनली ऑन द आयरन सर्फेसेस व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू द ह्यूमिडिटी फॉर ए लॉन्ग पीरियड. जब ये ह्यूमिडिटी के में एक्सपोज किया जाता है, और ड्यू टू द रस्टिंग द आयरन गेट्स वीक. रस्टिंग की वजह से क्या हो जाता है, आयरन जो होता है वो वीक हो जाता है, वो टूटना स्टार्ट हो जाता है. रस्ट इज़ यूजुअली अ डीप ब्राउन एंड ऑरेंज इन कलर. तो इस तरह का ये रस्ट होता है, डीप ब्राउन होगा या फिर ऑरेंज होगा. एंड द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन द कॉपर आर अनदर एग्जांपल्स ऑफ corrosion. दिस इज ऑल अबाउट द corrosion. और rancidity क्या है. Rancidity is always associated with food products that contain oil and fatty acids. तो वो उन फूड प्रोडक्ट्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं जिनमें ऑयल होता है या फिर फैटी एसिड्स होते हैं. एंड व्हेन दिस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोज टू द एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम देन दे गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड लीड टू अ बैड टेस्ट एंड स्मेल ऑफ द फूड. जब ये काफ़ी लंबे टाइम के लिए एयर के कांटेक्ट में रहते हैं तो उनमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उनका टेस्ट बैड हो जाता है और उनमें से स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है, वो ख़राब हो जाते हैं. तो यूजुअली सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन आर एडेड टू द फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल. तो यूजुअली हम इस चीज़ को रोकने के लिए जो सब्सटेंस ऐड करते हैं उनको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स. आप चिप्स जो होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम द गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. तो वो चिप्स के बैग्स को, जैसे फ्लफ़ी जो होती हैं चिप्स के बैग्स, उनको वो नाइट्रोजन से फिल कर देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को रिमूव कर देती है. तो जिसकी वजह से चिप्स काफ़ी देर तक हम स्टोर कर सकते हैं और वो ख़राब नहीं होते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द corrosion एंड rancidity. सो लेसन नंबर 1 इज़ कंप्लीट. अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है इस टीचिंग लेसन में, इस कोचिंग में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए और अपने क्वेश्चंस का आंसर लीजिए. और हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स पे. सो स्टे इन कनेक्ट. सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच.